नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो मंत्रिमंडल बना उसमें मोदी जी ने यह प्रयास तो किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि वो वही पुराने वाले मोदी हैं, 2014 से 24 वाले मोदी हैं। और हालांकि ये सरकार 2024 की जो जनता ने निर्णय लिया है, ये मोदी सरकार जनता ने नहीं बनाने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है। लेकिन मोदी जी तो अपनी स्टाइल से ही चलेंगे, ये मोदी जी ने मंत्रिमंडल में दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि जिसको चाहेंगे मंत्री बनाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं बनाएंगे, हारने वालों को मंत्री बनाएंगे और जीतने वालों को मंत्री नहीं बनाएंगे। मोदी जी ने दिखाने का प्रयास किया। जितेंद्र प्रसाद को मंत्री पहले भी बनाया था उत्तर प्रदेश में, एमएलसी बना के, कांग्रेस के नेता को, और इस बार चुनाव दोबारा हारने पर उन्हें फिर मंत्री बनाया। मोदी जी ने कहा कि मैं बाकी जनता का निर्णय कुछ भी हो, मैं तो जो मन में आएगा करूंगा। उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को, जो अभी 4 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे और चुनाव भी हारे थे, उनको भी मंत्री बनाया। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, मैं तो जो मन आएगा करूंगा। तो क्या वास्तविकता में जो मोदी जी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान हैं, वो परमेश्वर का अवतार हैं, वो प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है बायोलॉजिकली, क्या ये सच है? या उनके अंदर कुछ घबराहट है जिसकी वजह से उन्हें बार बार अपने को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं बहुत मजबूत हूं? बाकी जनता तो समझदार है, जनता तो समझ रही है कि मोदी जी आप घबराए हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू भी समझे हुए हैं, नीतीश कुमार भी समझे हुए हैं कि मोदी जी आप घबराए हुए हैं। लेकिन जब आदमी बार बार इस प्रकार का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं इसका मतलब वो अपने को बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूं और कमजोर नहीं हुआ हूं, जबकि वास्तविकता यह है कि बहुत ज्यादा कमजोर वो हो चुका है। अब एक पहला जो संकेत मिला वो आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से मिला। मोहन भागवत ने आखिर ऐसा क्यों कहा? मोहन भागवत ने यह क्यों कहा कि सेवक का काम होता है अपने कार्यों का बखान करना, न कि नकली नैरेटिव सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाकर, झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करना। आखिर ये मोहन भागवत ने क्यों कहा? मोहन भागवत ने यह क्यों कहा कि मणिपुर में जिस प्रकार की चीजें हुई हैं वो नहीं होने चाहिए थी और सेवक को उसमें ध्यान देना चाहिए था? मोहन भागवत ने आखिर ये क्यों कहा? मुझे यह लगता है कि मोहन भागवत और आरएसएस ने अपने को माननीय मोदी जी के जो भी कार्य हैं, जो भी कर्म हैं, उससे अपने को डिस्टेंस करने का प्रयास किया है। आरएसएस ये चाहता है, जिसकी वजह से आज बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस ये चाहता है कि उसके जो सत्कर्म हैं उसका तो फायदा उठाए, लेकिन उसके जो दुष्कर्म हैं उससे वो अपने को डिस्टेंस कर ले और जिससे उसकी बदनामी ना हो। क्योंकि आरएसएस ये जानता है कि बीजेपी में तो देखिए, राजनीति में तो सत्ता आएगी जाएगी, अटल जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, अडवाणी जी आएंगे, कल योगी जी हो सकता है आ जाएं, नितिन गडकरी आ जाएं, लेकिन आरएसएस को तो रहना है क्योंकि वो एक अपने को सांस्कृतिक सामाजिक संस्था कहते हैं, जबकि वास्तविकता में वो बीजेपी की प्रयोगशाला है और उनके जनक हैं और उनसे ही बीजेपी के नेता 80% निकलते हैं। तो बीजेपी से अपने को आरएसएस ने डिस्टेंस करने का प्रयास किया। आपको याद होगा जब एलके अडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वहां जाके उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर मत्था टेका था और यह कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर थे। यह पूरी आरएसएस की विचारधारा के विरुद्ध था। आरएसएस ने तुरंत एलके अडवाणी से डिस्टेंस अपने को कर लिया था, जबकि एलके अडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता थे और भारतीय जनता पार्टी को मुख्य धारा में जोड़ने में एलके अडवाणी का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन आरएसएस ने यह समझ लिया, क्योंकि अडवाणी ने एक ऐसी बात कह दी है जो कि उनके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, उन्होंने अपने को तुरंत एलके अडवाणी से अलग कर लिया। उसी प्रकार से आज उन्हें लग रहा है कि मोदी जी ने जो आरएसएस की मूल विचारधारा है
उससे अपने को दूर कर लिया है और वो एक अलग धारा लेकर निकल पड़े हैं जो कि संघ की और आरएसएस की धारा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को मोदी जी से डिस्टेंस कर लिया है आरएसएस ने, मुझे लगता है इसलिए मोहन भागवत ने यह स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, अब आप कल्पना कीजिए, जैसे मोदी जी ने तो दिखाने का प्रयास किया वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्या आपने 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को सार्वजनिक मंच पर कैमरे के सामने एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मोदी जी के सर्वशक्तिमान युग में वो एक दूसरे के खिलाफ बोलें, क्योंकि जानते थे कि तलवार उनकी गर्दन पे होगी, उनका राजनीतिक कद कमजोर कर दिया जाएगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी के डर्टी लिनेंस को पब्लिक में धोएंगे। हां, अगर वो मुसलमानों के बारे में, सिखों के बारे में, क्रिश्चियनों के बारे में, असली सनातन धर्मियों के बारे में कोई बात कहेंगे तो उनकी पदोन्नति हो जाएगी। गोली मारो वाली अगर नारे लगाएंगे, अगर धर्म संसद करके जहर फैलाएंगे तो उनकी पदोन्नति हो जाएगी। ये पिछले 10 साल में आपने देखा था। लेकिन आज के तारीख में आप देखिए किस प्रकार से मोदी जी के कमजोर होते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को खुलेआम गाली दे रहे हैं, एक खुलेआम दोषी बता रहे हैं, और ये सारे बड़े बड़े नेता हैं। पश्चिम यूपी के दो बहुत बड़े नेता, मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, एक बड़े जाट नेता जिन्होंने पिछली बार अजीत सिंह को चुनाव में हराया था, और दूसरे मेरठ सरधना के संगीत सोम, बड़े राजपूत नेता, आज एक दूसरे के खिलाफ तलवार खोलकर खड़े हैं। संजीव बलियान ने खुलेआम ये आरोप लगाया, खुलेआम, मोदी जी से बिना डरे हुए, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर में चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव हराने में संगीत सोम का बहुत बड़ा हाथ था। संगीत सोम ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि संजीव बलियान की मेरे सामने हैसियत क्या है, मैं उनके बारे में और उनसे बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, अब देखिए बहुत गंभीर बात कर दी संगीत सोम ने। पहले तो उन्होंने कहा था, जो संजीव बलियान के लिए कहा था, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कर दी। उन्होंने कहा कि संजीव बलियान नहीं, वेस्टर्न यूपी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सीटें हारी है तो इसलिए हारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी के साथ समझौता किया। अब ये बताइए, ये जो बात संगीत सोम ने कही, एक प्रकार से उन्होंने मोदी जी पर, अमित शाह पर एक आरोप जड़ दिया। उन्होंने कह दिया ये नीतिगत रूप से आपने गलत किया। जो वहां की केमिस्ट्री है, वहां की जो सोशल केमिस्ट्री है वेस्टर्न यूपी की, जहां एक प्रकार से माना जाता है, गलत माना जाता है, सही माना जाता है, एक अलग मुद्दा है कि जाट जो है एक एग्रेसिव कौम है, और उसकी वजह से जो बाकी नॉन जाट कम्युनिटीज हैं वो जाटों के खिलाफ एक मुश्त हो जाती हैं। और जब आपने जाट नेताओं को इतना ज्यादा महत्व दे दिया, जयंत चौधरी के साथ समझौता कर लिया, तो जो एक गुटबंदी थी 36 बिरादरियों की या 35 बिरादरियों की जाटों के खिलाफ, वो टूट गई। उसकी वजह से वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत गई। ये संगीत सोम का कहना, मेरा कहना नहीं। तो यहां तक स्थिति हो गई है कि संगीत सोम अब मोदी जी और अमित शाह पर भी उनकी नीतिगत फैसलों पे आरोप लगा रहे हैं। अब संगीत सोम का अगला कदम क्या होगा, देखने योग्य होगा। आपने एक और स्टेटमेंट सुना होगा 5-6 दिन पहले, उज्जवल मिश्रा नाम का एक युवा है। उज्जवल मिश्रा योगी जी का भक्त है, योगी जी का बहुत बड़ा समर्थक है। 5-6 दिन पहले उसने ये खुलेआम स्टेटमेंट दिया और वीडियो बनाई, और वीडियो प्रचलित हुई, वायरल हो गई। उसने कहा कि योगी जी तो बहुत पुराने नेता हैं, योगी तो जो उस समय के नेता हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और हिंदुत्व के प्रतीक हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले नेता योगी जी पे इस प्रकार का आरोप लगाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की हार योगी जी की वजह से हुई है। तो उज्जवल मिश्रा ने कहा कि यह हार इसलिए हुई है क्योंकि अमित शाह ने गलत टिकट बांटे, पूरे ईस्टर्न यूपी के टिकट गलत बांटे गए, ऐसे लोगों के बांटे गए, नपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट दे दिया गया, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो जीतने के लायक ही नहीं थे। सवर्णों को बहुत ज्यादा सीटें दे दी गई, बैकवर्ड और दलितों का एक प्रकार से कम कर दिया गया और इसलिए सारा कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया और ईस्टर्न यूपी की अधिकांश सीट इंडिया अलायंस जीत गया। गोरखपुर की सीट जो कि योगी जी ने खुद सेलेक्ट की थी वो बीजेपी जीत गई। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना, फिर टेनी महाराज को टिकट देना, फिर धनंजय सिंह को परेशान करना जो योगी गुट के माने जाते हैं, इन सारी चीजों का प्रभाव हुआ कि ईस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत पराभव हुआ। यह उज्जवल मिश्रा का कहना है। उज्जवल मिश्रा ने यह भी कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसने एक डायलॉग बताया, आपने भी सुना होगा, गैंग ऑफ वसेपुर का एक डायलॉग सुनाया कि मौत तो एक बार आनी है, चाहे अल्लाह दे या मोहल्ला दे। मतलब समझिए आदमी के दिमाग का क्या स्थिति है। वो ये कह रहा है योगी जी का अपमान करके और योगी जी को छोटा उनका कद दिखाकर और अमित शाह ने अपने कद को उनसे बड़ा दिखाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश हरवा दिया। लेकिन उनके वक्तव्य से लगा कि जब लोगों ने पूछा कि क्या आपको इस पर कोई अफसोस है जो आपने कहा, उन्होंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने वही कहा जो कहना चाहिए था। योगी जी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेवनहार हो सकते हैं और अगर कोई बाहरी आदमी उसमें हस्तक्षेप करेगा तो यही हश्र होगा जो हो गया। इसके बाद आप देखिए किस प्रकार की रद्दोबदल पिछले 10 दिन के अंदर हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा जात के नेता, कराकात से इलेक्शन लड़े और जो कुशवाहा कास्ट है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, ये एक बड़ा मजबूत समाज है बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव ने भी कोशिश की थी कुशवाहा समाज को अपने साथ मिलाने की, उनको बहुत सारे टिकट देने की, और भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र सीट कराकात की दी। लेकिन बीजेपी ने उनके साथ चालाकी कर दी। जिस प्रकार की चालाकी उन्होंने पिछली बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ की थी, वही चालाकी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर दी। जब पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जेडीयू के जहां जहां कैंडिडेट लड़े वहां पे बीजेपी ने चिराग पासवान के माध्यम से अपने नेताओं को चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया। तो चिराग पासवान के कैंडिडेट वहां तो लड़े जहां जेडीयू के कैंडिडेट से, लेकिन वहां नहीं लड़े जहां बीजेपी के कैंडिडेट से। वोटों का बंटवारा हुआ और जेडीयू की सीटें कम हो गई और बीजेपी को काफी सीटें मिल गई। तो जिस प्रकार का काम बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में किया था, वही स्थिति उन्होंने कराकात में उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर दी। पवन सिंह को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां लड़ा दिया, राजपूत को। तो जो बीजेपी का कोर वोट था वो पवन सिंह के पास चला गया। और ये कहना है उपेंद्र कुशवाहा का कि वहां पे जो पोल बूथ वर्कर्स थे, एजेंट्स थे, वो सारे के सारे आरएसएस जो बीजेपी के थे जो पवन सिंह के लिए काम कर रहे थे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को पपलू बनाने का पूरा प्रयास बीजेपी ने कर दिया। वोट कटे और वहां पे उपेंद्र कुशवाहा इलेक्शन हार गए। अब उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव से मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जाकर आरजेडी के साथ उनका समझौता हो जाए। जिस प्रकार से आपने देखा कि मुकेश सहनी जो एक बड़े निषाद नेता बिहार के, हमेशा तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहे, बल्कि तेजस्वी यादव जब भी चुनाव प्रचार में गए उन्होंने मुकेश सहनी के हाथ पकड़ के, उनका कंधा पकड़ के ही आगे बढ़े। तो अगर बिहार जैसे राज्य में अगर जहां निषाद भी एक मजबूत कौम है और जहां कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी एक मजबूत कौम है, ये दो बड़े नेता आरजेडी के साथ हो जाते हैं,
तो जिस वजह से आरजेडी की सीट इस बार बिहार में उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि यादव मुसलमान वोट तो उनको मिले लेकिन बाकी बैकवर्ड वोट नहीं उनके साथ आए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ आने से वो पूरा जो गठबंधन बीजेपी ने पार्लियामेंट में अपने साथ किया है वो विधानसभा में तेजस्वी यादव के साथ चला जाएगा। और जब भी बिहार का चुनाव अगले साल होगा उसमें तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ पाकर फायदा उठा लेंगे। ये इसलिए संभव हुआ है कि आज की तारीख में मोदी जी कमजोर हो गए। मोदी जी कितना भी दिखाने का प्रयास करेंगे वो कमजोर नहीं हुए मंत्रिमंडल गठन के माध्यम से। बंगाल के अंदर एक सौमित्र खान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं बीजेपी के टिकट पे, उनकी पत्नी लड़ी थी टीएमसी के टिकट पे, अब वो जीत गए। पुराने नेता हैं, कई बार जीते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल में जो 2 राज्य मंत्री आपने बनाए हैं, अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मैं टीएमसी में चला जाऊंगा। ये 2014-24 के बीच में आपने नहीं सुना होगा कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता इस तरह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान को चैलेंज कर रहा हो। अब ये चैलेंज करने की स्वर हर जगह से सुनाई पड़ रहे हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के 5 नेताओं के फोन स्विच्ड ऑफ हैं। वो दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पे कि जिस प्रकार से आपका अपमान हुआ है और आपने पैर छुए हैं, आप अगर रहेंगे इनके साथ तो हमारा आपका संपर्क टूट जाएगा, और संपर्क टूट गया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सफलता प्राप्त की है, और इसलिए सफलता प्राप्त की है कि उन्होंने वहां के सामाजिक समीकरणों को समझा है। सवर्णों को सीटें कम दी हैं टिकट एलोकेशन में, उन्होंने अति पिछड़े और अति दलित लोगों को ज्यादा सीटें देकर उन सीटों में बीजेपी को हरा दिया है जहां पे कल्पना नहीं की जा सकती थी। अयोध्या में हरा दिया। तो ये अटकल लगाई जा रही है कि जब अब अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचेंगे और राहुल गांधी के साथ बैठेंगे तो वहां पे किसी अति दलित को या अति पिछड़े को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर वो पीडीए का फॉर्मूला जो उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे जब असेंबली इलेक्शन होगा उस असेंबली इलेक्शन में ये पीडीए के फॉर्मूले का फायदा उठाएं। कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है और ये राहुल गांधी के बाद बिल्कुल सही है जो उन्होंने रायबरेली अमेठी की मीटिंग में कहा। अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ गई होती तो आज मोदी जी जो पीडीए का अपना एनडीए का गठबंधन बना के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, जबकि संसदीय बोर्ड ने बीजेपी के उनको नेता ही नहीं चुना है, वो ना होता। अब क्यों प्रियंका जी ने नहीं किया या कोई मजबूत नेता वहां क्यों इलेक्शन नहीं लड़ा, पूरे जोश खरोश से क्यों नहीं लड़ा, लेकिन लड़ा होता तो देश की जनता मोदी जी से छुटकारा पाना चाह रही थी। यह बात काशी की जनता ने भी बता दिया। जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर हजारों मकानों को तोड़ा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, यह कारण है कि बीजेपी वहां चुनाव आ रही। मंदिर मस्जिद से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि अब अरहर की दाल 230 रुपए किलो पहुंच गई है। अमूल दूध और मदर डेयरी के दूधों के दाम जो है 2 रुपए बढ़ गए हैं, टोल टैक्स बढ़ गया है। अरे कमाई नहीं होगी और लोगों की अगर इस प्रकार खर्चे बढ़ते जाएंगे तो उनका अगर घर का खर्चा नहीं चलेगा तो मंदिर जाके उनको कोई भोजन तो नहीं मिल जाएगा ना, उनके बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था तो नहीं हो जाएगी। किसी को हार्ट अटैक आएगा या कोविड होगा तो जाके मंदिर में थोड़ी वो इलाज कराएगा, इलाज तो जाके उसको हॉस्पिटल में कराना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, जो उपदेश देते हैं लाखों रुपए की फीस देकर, जब उनकी तबीयत खराब होती है वो खुद जाके एम्स के अंदर भर्ती होते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो आपको भगवान के मंदिर बनाइए वो अच्छी बात है, मस्जिद बनाइए अच्छी बात है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, लोगों को आमदनी बढ़ाइए, बेरोजगारी को खत्म कीजिए, लोगों की जो महंगाई है उसको खत्म कीजिए, हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हर गरीब घर का बच्चा पढ़ाई कर सके और अपनी चिकित्सा व्यवस्था करा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। झारखंड के अंदर एजेएसयू के ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं और उन्होंने खुलेआम चेतावनी दे दी है
कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, पुराने नेता हैं, बड़े तपे तपाए नेता हैं, मुझे मंत्री पद नहीं मिला तो मैं विद्रोह करूंगा। और हो सकता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन अगली बार बना ले, और आंसू एक डिसाइडिंग फैक्टर है झारखंड के अंदर। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बिहार के अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं, जो 3-4-5% के वोट को शिफ्ट करते हैं और वोट की धारा बिल्कुल बदल जाती है। महाराष्ट्र के अंदर आपको पता ही है कि 40 विधायक जो है शिंदे गुट के और अजीत पवार गुट के, वो महाअघाड़ी में जाने के लिए तैयार बैठे, अनुमति मिलने की देर है। अब सवाल यह है कि जो मोदी जी बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं, वो अभी भी मोदी की सरकार है और एनडीए की सरकार नहीं है, चंद्रबाबू नायडू की ओथ हो गई है। नीतीश कुमार की जो मांग थी कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बाय इलेक्शन के एक डेट को डिसाइड कर दिया गया है, बता दिया गया है। लेकिन असली प्रश्न यह है आज की तारीख में कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर ये जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर अगले 1 साल तक विपक्ष लोकसभा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे प्रश्न उठाए, जनता से जुड़े हुए प्रश्न उठाए, तो असेंबली इलेक्शन से बीजेपी का खात्मा क्या बिल्कुल सफाया हो सकता है। और वो समय होगा 6 महीने 8 महीने के बाद, जब टीडीपी और नीतीश कुमार समय की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। क्योंकि अभी उनको ये चाहिए, मैसेजिंग चाहिए कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि वो बीजेपी को हटा सकता है। शुरुआत हो गई है, स्लाइड शुरू हो गया है, अब ट्रेंड शुरू हो गया है, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन जब ये पुष्टि हो जाएगी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की असेंबली इलेक्शन से, उसके बाद खेल का मजा आएगा। अभी 4-6 महीने जिसको दिखाना हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मैं वही हूं जो पहले था, दिखाता रहे। लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो असेंबली इलेक्शंस में होगा। देश की जनता फिर अपना मत देगी। और अगर इसी प्रकार से दालों के दाम बढ़ते रहे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, अगर बेरोजगारी को दूर, नीट के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये किस प्रकार की बेईमानी इतने महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस में हो रही है। जो फेल हो गई लड़की इंटरमीडिएट में, वो नीट की टॉपर है। हर तरफ अफरा तफरी, देश के युवाओं के बारे में कोई सोच नहीं। अब जेडीयू कह रहा है कि साहब वो अग्निवीर हटवाएंगे हम, अब देखते हैं हटवाते हैं कि नहीं। स्पीकर पद टीडीपी कह रहा है लेंगे, देते हैं कि नहीं देते हैं, या पुंडेश्वरी को वहां टीडीपी जो बीजेपी के हैं उनको स्पीकर पद दे देते हैं, तो एक प्रकार से तो और ज्यादा घाव पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन स्पष्ट यह है, मोदी जी कमजोर हो गए हैं और विपक्ष के और पक्ष के और आरएसएस या सब लोग अब केवल ताक लगाए बैठे हैं कि कब वार करना है और कब अपना परिणाम जो हम चाहते हैं उसको पाना है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।